आज का सेशन सिर्फ मेरा पहला जो है 1 घंटे का होगा, वो भी 11 से 12 के बीच का है, सॉरी 10 से 11 के बीच का है। वैसे भी 15 मिनट गुड मॉर्निंग। खत्म हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोल रहा हूँ सर कि आप थोड़ा सा क्यों बोलते हैं, थोड़ा संपर्क करने थोड़ा सा क्यों, तो पूरा टाइम दीजिएगा सर। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा, आप इतना पढ़ के जो है ना, आप मेरे लिए बहुत कम समय दे पाते हैं। आप अगर पूरा समय दीजिएगा तो मैं उससे भी ज्यादा पूरा समय दे दूंगा। ओके सर, ओके सर। जी का थोड़ा वॉइस ना धीरे धीरे कम हो रहा है थोड़ा। अच्छा रुको रुको भाई, मैं माइक को हाथ में ही ले लेता हूँ। हाँ, अब देखो फर्स्ट क्लास होगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके, आई हैव कंटिन्यू द माइक इन माय तो हैंड। क्या हो रहा था, वॉइस ना आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा Okay. स्लो हो रहा था बाद में। Okay, this is fiber optic communication systems. So I'm starting my first lesson for the first hour. सर प्लीज स्टार्ट। मैं म्यूट कर रहा हूँ, बाकी म्यूट हो जाइए। एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड आई एम म्यूटिंग माय सेल्फ। देखो तो यहाँ कंटेंट हो जाएगा। the stage is yours. ओके ओके, द कंटेंट इज फॉर 6 hours। 6 घंटे का वक्त है। और आज के लिए है ना, आज एक हाँ हाँ, मैं पूरा शुरू कर रहा हूँ। तो कंटेंट इज फॉर 6 hours। आज मैं सिर्फ दो लेसन्स को पढ़ाऊंगा आज। नीड फॉर द ओएफसी बेसिक्स एंड ओएफसी एप्लीकेशन इन रेलवेज। मैं ग्रेजुअली फिर इन चीजों को अगले 6 घंटे में लेता रहूंगा। तो टुडे आई विल start with need for OFC and the basics and OFC application in the Indian Railways। ये 2 लेसन आज की तारीख में। तो what was the need for OFC? OFC की क्या जरूरत थी? OFC की जरूरत इसलिए थी, first of all let us come on to the carrier communication, carrier wave communication। carrier wave communication में क्या था, देखिए जैसे डायग्राम दिखा रहा है। You used to have a source, then you had a communication channel, and then you had someone is disturbing किसी का म्यूट करिए। हमारा 10 मिनट में इसको वहाँ छोड़ सकती है। हम जाने छोड़ देंगे नहीं। मान लीजिए कि तुम आओगे तो हम जावे करेंगे। प्लीज ये कौन है, म्यूट करिए। मिस्टर वीके सिंह आवाज म्यूट करिए, म्यूट करिए। हाँ, नाउ इट इज ओके। फिर ऑन कर दिया। तो हमारी कम्युनिकेशन में हमारे पास सोर्स था, कम्युनिकेशन चैनल था और रिसीवर था। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। एटमॉस्फेरिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल लाइंस, टेलीफोन कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, यहाँ तक की हमारी पढ़ाई हो चुकी थी। वी हैव ऑल स्टडीड ऑल दिस पार्ट। So what made us to go into optical fiber communication? Optical fiber में communication में जाने की हमारी जरूरत क्या थी? What was the real need for it? हमारे पास आज तक जो है कम्युनिकेशन था, रेडियो वेव और माइक्रोवेव को कैरियर वेव में अप्लाई कर चुके थे। तो लाइट वेव में अप्लाई करने के लिए जो क्वेश्चन था वो क्या था? तो वी हैव ऑलरेडी यूज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव यूज किया है और हमने इसको आरएफ कम्युनिकेशन के नाम से जाना था। ऑप्टिकल फाइबर में जब हम जाएंगे, लाइट वेव में जाएंगे, तो हमारी पास जो मीडियम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए सर? वो होनी चाहिए सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, DI होनी चाहिए। इट शुड बी सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हमने क्या किया, हमारी कम्युनिकेशन को हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे ले लिया और लाइट वेव को हमने कैरियर ले लिया। लाइट वेव अगर मैं कम्युनिकेशन के लिए बोलने जाऊं तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो हमारी कैरियर ऑलमोस्ट टेराहर्ट्ज में आ जाएगी। हमारा कैरियर वेव अगर टेराहर्ट्ज में आएगा तो हमारी कैरिड बैंडविड्थ भी बहुत हाई हो जाएगी और यही हमारा बेनिफिट है। दिस इज व्हाट द बेनिफिट इज। हमने जो कैरियर वेव कम्युनिकेशन डिजाइन किया है वो लाइट वेव, लाइट एज ए कैरियर होगा और मीडियम जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक होगा और इसके लिए जो पोटेंशियल होगा इसका बहुत हाई बैंडविड्थ होगा क्योंकि हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ जो है टेराहर्ट्ज के रेंज में है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरियर वेव कम्युनिकेशन बीइंग यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू योर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। अब आते हैं जरा बिट रेट्स को देखने के लिए हमको आखिर जरूरत क्या थी।
व्हाट फॉर वी वेंट इनटू द ऑप्टिकल फाइबर। देखिए मैंने कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, सम 1000 वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट को अगर आपको देना होगा तो यू नीड द बिट रेट ऑफ ऑलमोस्ट 60 kbps। टेलीफोन के लिए हम जानते हैं पीसीएम की जो एबिलिटी है वो कितनी है, 64 kbps है। इसी ढंग से अगर कोई 20 वॉल्यूम ऑफ एनसाइक्लोपीडिया देना पड़ेगा तो हमारी बिट रेट कितनी हो जाएगी, 30 MB हो जाएगी। एक स्टैंडर्ड टेलीविजन को अगर ले जाना होगा तो 100 Mbps की बैंडविड्थ जरूरत पड़ती है या बिट रेट जरूरत पड़ती है। हाई डेंसिटी टेलीविजन अगर लेनी पड़ेगी तो 1.2 Gbps। These are enormous amount of what you say the bit rates, and when these bit rates are flowing into your media, then automatically your carrier का जो कैपेसिटी, बैंडविड्थ कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत हाई होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने जो चैनल जो सेलेक्ट किया है, ऑप्टिकल वेव्स को सेलेक्ट किया है, और हमारी ऑलवेज ये डिजायर रहती है कि हाईएस्ट बैंडविड्थ को कैरी करें। तो ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कैपेसिटी एज कंपेयर टू द रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। ये हमारी जो है पुरानी कम्युनिकेशन से ट्रिमेंडस हाई रेट में हमको बैंडविड्थ अवेलेबल कराती है। नाउ वी कम टू द रे थ्योरी। डाइलेक्ट्रिक मेरी मीडियम है। मैं अगर डाइलेक्ट्रिक बोलता हूं तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये सिलिका मीडियम है, SiO2 है, सिलिका मीडियम है। तो सिलिका में जब कभी लाइट ट्रैवल करेगी तो उसको किस थ्योरी के हिसाब से जाना पड़ेगा, इसके लिए आपने जो थ्योरी पढ़ी हुई है वो कुछ ऐसे दिखाया हुआ है। देखिए, दिस इज माय कोर पार्ट, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द एटॉम। तो दिस इज माय कोर पार्ट, ये मेरी कोर है, ये मेरी क्लैड है। दिस N2 and N2 is my clad. So I want to restrict my light to travel into this core part, इस कोर में डालने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहे हैं, 3 लाइट्स को, 3 वेव्स को मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जो सेंटर से जा रही है, इट इज गोइंग थ्रू सेंटर। सम ऑफ द रेड वेव जो है ये डिफ्लेक्ट हो करके इसको कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन करके फ्लो कर रही है। एक ब्लू भी है, वो भी जिगजैग मोशन करके फ्लो कर रही है। दैट मीन्स few waves can come in through this, what you say is the waveguide, and the clad will do the rest of it. So now the question is, what is the ray theory here? The ray theory here is, if the wave is going center to center, it may travel safely, no problem. But if it goes and hits the interface of core and clad, what has to be done? It should not get refracted inside the clad. It should get again reflected back into the core, and again consecutively it will get reflected and go. So this starts making it as a waveguide. ये क्या हो जाएगा, ये optical waveguide की तरह हो जाएगा। So this is what the ray theory is. Now you may ask, sir, इनके refractive indexes क्या है? N1 का जो refractive index होगा वो greater होगा और N2 का slightly smaller होगा। तो मैं अगर बदला दूं, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, इफ इट इज 1.5, तो N2 की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितनी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट 1.48, लिटिल लेस देन दैट। दिस इज व्हाट इज। सो दिस वे माय ऑप्टिकल वेव कैन ट्रैवल थ्रू द वेवगाइड एंड वी कैन अकम्प्लिश द कम्युनिकेशन। सो नाउ आई डिडंट टेल यू हाउ दिस हैपेंस। ये रिफ्लेक्शन जो होता है, ये कौन सा रिफ्लेक्शन है, क्या है ये? इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट वी टेल इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई विल टॉक ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हियर अगेन आई एम शोइंग यू सम 3 वेव्स गोइंग ऑन। जैसे N1 मीडियम से N2 मीडियम में जा रहा हूं, द रेड वेव इज गोइंग, जस्ट इट इज गोइंग आउट थ्रू द क्लैड। ये क्लैड में एंटर हो रहा है और बाहर चला जा रहा है। तो येलो वेव भी है, देखिए ये भी क्लैड में जा रहा है और क्लैड में ही रह जा रहा है। फाइनली एक ग्रीन जो वेव है, ग्रीन जो रे है, वो क्या है, वो कोर क्लैड जो कॉमन इंटरफेस है उसके भीतर से फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, हम जो इस फ्रीक्वेंसी पर आ रहे हैं, ये जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है ये बतलाती है कि ये हमारी रे अब जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है। अगर हम इस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी जाने लगेंगे तब हमारा रे क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन इज व्हाट, N1 शुड बी ग्रेटर देन N2 एंड माय एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तब हमारा क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू शो यू। देखिए यहाँ 3 वेव्स हैं, यहाँ रेड, ग्रीन एंड व्हाट यू से इज येलो वेव्स। यही जो 3 वेव्स जो ऑप्टिकल फाइबर के भीतर से जा रहे हैं, देखिए ये जो ग्रीन वेव है, ये देखिए आपकी वेवगाइड के भीतर ये ग्रीन रे कोर के भीतर ही ये कंटेन हो जा रही है। रेस्ट ऑफ द वे रेड और ये जो येलो है, ये जो है आपकी क्लैड इंटरफेसेस में ब्लॉक हो जा रही है। दे आर कंटेन्ड ओनली इन द and the ray and the critical incidence के बाद रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव जा रही है वो ये ग्रीन के फॉर्म में ये एनलाइट कर रही है किसको? ये कोर को एनलाइट कर रही है। तो दिस इज व्हाट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज, एंड the condition for that is जो incidence of angle जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर होने से क्या होगा? हमारा वेव जो है पूरा दैट विल बी कंटेन्ड विद इन द कोर पार्ट, हमारे कोर में जाएगा। दिस इज व्हाट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज। अब क्वेश्चन आता है ओएफसी में, आपने पढ़ा होगा कि साहब ये आपने पढ़ा होगा कि ये न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है। आपको शायद समझ भी नहीं आया होगा ये न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है। न्यूमेरिकल एपर्चर को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी दैट व्हाट इज द लाइट एक्सेप्टेंस एंगल। Up till now I was showing you the waves are entering in. Now after the critical frequency, critical angle के बाद जितना वेव एंटर होगा वो हमारा क्या होगा? कोर में कैरी हो जाएगा। This is what was read. So I need to build up a theory telling that what is the light acceptance angle. That means इस एंगल, ये एंगल से जैसे मेरा गया तो ऐसे ही एक और एंगल यहां से भी हो सकती है। आई कैन टेल दैट दिस इज गोइंग टू बी माई एंगल, और इसको अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूं और इसको एक सर्कुलर अगर ड्रॉ कर दूं, यहां पर सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? दिस विल एक्ट एज ए फेनल फॉर मी। ये क्या हो जाएगा? दिस विल एक्ट, ये जो फेनल है ये लाइट एक्सेप्टेंस एरिया है। इस लाइट एक्सेप्टेंस एरिया में रे आने के बाद ही वो क्या हो जाएगा? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सब्जेक्टेड हो जाएगा और वो वेव कैरी होगा। के लिए जो थ्योरी है वो सिंपल है, इतनी मैथमेटिक्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए? साइन आई। साइन आई मैक्सिमम शुड बी अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0 स्क्वायर। अब आप पूछोगे n1 क्या है, n2 क्या है, n0 क्या है? तो सिंपल थ्योरी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मैक्सिमम होगा, जो वेव को कन्फाइन करेगा कोर में ट्रांसलेट करने के लिए, वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 का स्क्वायर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर है, n2 जो है क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये n0 जो है ये एयर का, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर द एयर इज देयर। n0 इज द एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही है, वो 1 होता है। तो फाइनली मेरा जो एक्सेप्टेंस एंगल है वो साइन आई मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये n0 जो है मेरा 1 होने की वजह से हट गया। तो दिस इज व्हाट द लाइन एक्सेप्टेंस एंगल। इस लाइन एक्सेप्टेंस एंगल को ही हम ओएफसी की भाषा में हम इसको न्यूमेरिकल एपर्चर के नाम से जानते हैं, NA के नाम से जानते हैं। So just now I told you the rays that are going to enter in, it will be confined through this funnel. इस funnel के थ्रू जाएगा, और ये जो मेरा एपर्चर है, ये जो इलिप्स आपको दिख रही है, ये मेरा जो है एपर्चर है। इस एपर्चर की जो एंगल है, इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन को कर दूंगा तो एपर्चर की जो एंगल है, ये बेसिकली एंगल ये 2.5 होनी चाहिए। दिस एंगल इज 2.5, बट हम न्यूमेरिकल एपर्चर को हम इस एंगल से ही हम जानते हैं। दिस इज 5, हाफ द एंगल। इस हाफ द एंगल से हम इसका जब साइन ले लेते हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्री में साइन पता है आपको, तो साइन वैल्यू ऑफ दिस थीटा व्हेन इट इज 5, व्हेन इट इज टेकन, इट बिकम्स द न्यूमेरिकल एपर्चर। So this defines that numerical aperture is the figure of merit of coupling the light into the fiber, or for the fiber communication, for the optical communication. तो numerical aperture का meaning होता है कि ये एक फैनल की तरह बिहेव करता है और लाइट को कंटेन करके ये कोर में गाइड करके लेके जाता है।
अब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? साइन की वैल्यू बहुत कम होगी। न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू अगर आप देखने जाएंगे तो अलग अलग क्या कहते हैं फाइबर्स के लिए अलग अलग होती है, बट इसकी वैल्यू जनरली 0.1 से लेके 0.5 तक के बीच में होती है। हुआ है जिसमें से हम टेराहर्ट्ज की कैरियर लाइट की कैरियर फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं। इन सब को यूज करने से रेलवे में या हमको फायदा क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात है, द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर द मोर इज द बैंडविड्थ। ये बात, ये प्रोवर्ब हमको कम्युनिकेशन के लोगों को पता है। तो हमारे ट्रिमेंडस बैंडविड्थ हो जाता है। नो रेडियो इंटरफियरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफियरेंस नहीं होते। टैपिंग ऑफ द सिग्नल इज नॉट इजी। कोई भी वेवगाइड में से, सॉरी ऑप्टिकल वेवगाइड में से एनर्जी को नहीं निकाल सकता है। लॉन्ग लाइफ है फाइबर में, करोजन वरोजन कुछ नहीं होता है। और इसको फायर एंड स्पार्क्स, इसकी मटेरियल ऐसी होती है कि ये फायर और इससे प्रभावित नहीं होता है। कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ये बहुत हाई टेम्परेचर्स को भी बियर कर सकता है। इट इज मच कॉम्पैक्ट एंड लाइटर इन वेट। ओएफसी की जितनी भी सिस्टम्स हैं ये बड़ी छोटी और बहुत कम स्पेस में आ जाती हैं। इसका जो है फॉर्म फैक्टर जो है बहुत छोटा हो जाता है। तो सर्टेनली ओएफसी के ढेर सारे फायदे हैं। वी हैव गॉट सो मेनी एडवांटेज ऑफ ओएफसी। We cannot number it in a few. I have tried to write it, but there may be many more advantages to number. Now the question is, I have been using this optical spectrum. मैं बार बार OFC बोल रहा हूँ, तो आप ऑप्टिकल बोल रहा हूँ, तो ऑप्टिकल में आप देखना चाहेंगे कि मैं ऑप्टिकल का स्ट्रीम का कौन सा पार्ट ले रहा हूँ। Every time I am telling that you are using the range of 10 to the power 14, 10 की घात पे 10 to the power of 14, that almost 14 की रेंज के ऊपर आप जा रहे हैं। दैट कम्स टू द टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज रेंज मेरा क्या है? देखिए सर, यहाँ पर 10 टू द पावर 11 है। Here I have got 10 to the power 11, it is 10 to the power 12, 10 to the power 13, 10 to the power 14, and here it is 10 to the power 15. 10 to the power 15 के आसपास हमारी ये लाइट है, ये विजिबल लाइट है। दिस इज द विजिबल लाइट over which the human does all his what you say seeing process, इस ऑप्टिकल लाइट से करता है। बट हम जो फाइबर कम्युनिकेशन के लिए जो अब लाइट यूज करेंगे वो हम कहाँ यूज करेंगे? वी विल यूज इट इन द इंफ्रारेड रेंज। वो हम इंफ्रारेड रेंज में इस्तेमाल करेंगे। इसी को अगर मैं डाइवर्ट कर दूं, बड़ा कर दूं, तो आपको दिखेगा ये कि आपकी कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है यहाँ पर है 400 नैनो। ऑप्टिकल जो रेंज है वो कितनी है? 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में है। बट मैं क्या कर रहा हूं? आई एम गोइंग लिटिल लोअर देन द विजिबल रेंज। रेड से नीचे की तरफ आ रहा हूं। तो रेड से नीचे की तरफ आऊंगा तो व्हाट विल बी माय वेवलेंथ? इट कम्स टू बी समथिंग लाइक 700 नैनोमीटर्स से लेकर के, अगर आपको ऑप्टिकल विंडोज की याद होगी तो आप जानते होंगे 1625 तक आप जाते हैं। यू गो अप टू 1625। तो फ्रॉम 700 के बियॉन्ड आप 1625 तक की रेंज में जब ऑपरेट करेंगे और इस इंफ्रारेड वेव को जब आप जो है ऑप्टिकली उसको वेवगाइड में गाइड करके ले जाएंगे, तभी आपका कम्युनिकेशन होगा। एनीवे, मेरा जो फ्रीक्वेंसी है, मेरा जो वेवलेंथ है, इट इज बेटर व्हाइल स्पीकिंग इन ओएफसी। इट इज ऑलवेज बेटर टू रेफर विद रिस्पेक्ट ऑफ वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी becomes sometimes confusing here. So we will be using what you say the wavelength something between 700 nanometers to 1 millimeter. So now you will be remembering what all the windows you had used 700 के बाद 850, 1310, 1625, sorry 1550 and 1625. They all are defined after this. 700 के बाद के ही आते हैं. They all come after this.
So the question is clear now. The optical range which we use it for our communication is greater than 70 nanometers to 1 mm. We are going to operate all our OFC systems in the infrared range. For a minute, again say it so that the confusion is ruled out from your brains. You are going to use 700 nanometers to 1 millimeter, and your area of use is going to be this. ये area होना है. Now, if I talk that, I told you something like 700 nanometers to 1 millimeter you are going to use. So you will tell, sir, what are the frequencies? Because that is going to be a very big band. So you will tell, sir, what are the frequencies you have selected? The frequencies what we have selected for our use are termed as the windows. They are termed as the optical windows. ये जो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो एटेन्यूएशन के साथ कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज ये स्टीपली नीचे की तरफ आता है और फिर कुछ यहाँ पर जो है ये कुछ एक हाइड्रोक्सिल कर्व होता है, इसके बाद आने के बाद ये फिर ऐसे जाता है. दिस इज द कर्व. So within this curve, we have to find out the points. Now you will tell, sir, there may be infinite points of operations. Why don't we operate at all? So the question here is, all the points that are available, all the wavelengths that are available are not fit enough for the communication. Only few windows. The first window is shown here. ये light yellow में दिखा, cream color में है. ये first window है. ये फर्स्ट विंडो ऑलमोस्ट कितने पास आ रहा है? 800 और 900 mm के नैनोमीटर्स के बीच में आ रहा है. और फिर ये इधर से आने के बाद ये हाइड्रोक्सिल पीक के ऊपर आ रहा है. हाइड्रोक्सिल पीक के ऊपर जाने के बाद ये निकलने के बाद वंस अगेन ये वेव जो है ये नेक्स्ट विंडो पर आ रहा है. ये नेक्स्ट विंडो क्या हो जाती है? सेकेंड विंडो हो जाती है. तो आप जिसको क्या बोलते हैं? 1325 बोलते हैं. दिस इज समथिंग लाइक 1325. फिर हाइड्रोक्सिल पीक के बियॉन्ड जाने के बाद आपकी एक और विंडो आती है जिसको आप बोलते हैं कितना? 1550. फिर इसके बाद एक और विंडो आ जाती है जिसको आप बोलते हैं 1625. So these only 4 wavelengths have been selected. It would have been very better if all the frequencies were available, all the wavelengths were available for communication. But unfortunately, after great research, we could only find out 4 feasible windows for operation of the optical fiber communication. So these windows are these lambdas or these wavelengths are told to be the optical windows. First window, second window, third window, and the fourth window. Now, if I tell you first window is something at 850, yes. Second window is something at 1310. Third window is something at 1550, and fourth window is something at 1625. That itself makes us clear. The same thing I have tried to write it here also. What are the windows? 800 से 900 नैनो के बीच में 850, 1250 से 1310 के बीच में 1310, फिर 1500 से 1600 के बीच में 1550, and 1600 से 1700 के बीच में 1625. So extensively, primitively, we have been using this 850 window because it was it promoted the communication, but it was very lossy. ये बहुत ज़्यादा lossy था, so we didn't favor going into this 850 nanometers. Then when we went to the next one, 1310 and 1550, it was very fruitful. And now on 1625 also extensive research is going on, and this wavelength is also now being used. But for our purposes of communication, we will be most of the time using 1310 nanometers only, and at times 1550 also. So this was the ray theory, this was the windows, this was the numerical aperture, and now it is the optical fiber. Now I can tell you optical fiber is what? Optical fiber is made of a thin strand of either glass or a plastic. I told you it should be dielectric. It is better to have a dielectric in the form of a glass. Plastic may not be very much useful because plastic जो है वो fire के साथ बहुत जल्दी react कर जाता है. So
for communication purposes, it is better to go with the glasses. It has little mechanical strength. Yes, it is very brittle, so it must be enclosed and protectively jacketed hona chahiye. It should have more fibers are enclosed in the same cable to increase the bandwidth and redundancy. So a lot of things we do. It is not that only one fiber we send. When we manufacture a cable, we put number of fibers encapsulated within it. It is also easier to build full duplex system using two fibers, one for the transmission in each direction. ये duplex system बनाने के लिए भी एक fiber को transmit दे दीजिए, एक fiber को receive में दीजिए. So now you can very well tell optical fiber is what? Optical fiber is a waveguide made of an dielectric that operates at the optical range in terahertz, and it follows the ray theory. And in the ray theory, the most critical thing is the total internal reflection. Whatever we have to put the data into the information into the core in terms of electrical energy, we have to go for a angle greater than the critical angle. After it is put into the fiber, it will go through the consecutive total internal reflection, and it will be guided in the waveguide. This is what an optical fiber is. Theoretically, if optical fiber is okay, now we will want to see it in a physical way. So the core, where we take it in the form is, the optical line is guided, it is called the core. It is something of the dimension of 8 micrometers. 8 micrometers mat bola kariye, microns bola kariye, it becomes easy. 8 microns. So it is a part that carries the optical, but it has to be covered with something to create total internal reflection. So what is that part? That is called the clad. Here the clad dimension comes to be 125 microns. Then over that clock, UV acrylate buffers are also put. These are the buffers they have put here. This is the buffer part. ये buffer part है आपकी. ये आपकी कितनी हो गई? 250 माइक्रॉन्स हो जाती है. 250 माइक्रॉन्स के ऊपर आप जो है जैकेट लगा देते हैं. तो बेसिक फाइबर का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? It will consist of a core that will be between 8 to 10 microns. Then over it will be something like the clad that will go up to 120 to 125 microns. And over the clad, we are going to have acrylate bufferings that will extend the diameter up to 250 microns. And thereafter, it will be jacketed and suitably put into the fiber which we want to make. So this is the structure of an optical fiber. Simple points to remember is the core is 8 to 10 microns, the cladding is 120 to 125 microns, and the complete fiber inclusive of the buffer is 240 to 250 microns. So these are the few pictures. We can little relax because there is no theory here. We can see it. So outer jacket, plastic buffer, glass claddings, then core, and all these things are available. Sometimes here you are seeing enclosure is available, pigtails are available here, some type of connectors are available. This is the construction of the cable's cross section. This is the spool where it is all rolled over and kept. The structure is something like this. We have all seen it in the field. There is nothing new. Here you will tell, sir, what all these things are. This is over आपका जो PVC का जो जैकेट है, HDPE का जो Kevlar या HDPE का जो जैकेट होता है वो जैकेट है. ये आप कौन सी पार्ट है? ये corrugated armor है. ये सब आपकी क्या दिख रही है? ये सब loose tube दिख रही है. और ये फिर क्या है आपकी? ये स्ट्रेंथ मेंबर है. बीच में स्ट्रेंथ मेंबर है, फिर ऊपर से लूज ट्यूब्स हैं, लूज ट्यूब्स के भीतर फाइबर हैं. अब ये क्वेश्चन है कि लूज ट्यूब्स के भीतर आप फाइबर क्यों रखेंगे? लूज ट्यूब्स के भीतर फाइबर हम फाइबर की संख्या को बढ़ाने के लिए रखेंगे. So we will talk of all these things at a later part. So the cables can be the grounded cables can be aerial cables can be indoor, or indoor cables in the form of pigtails and हमारे
what is patch cords के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकती हैं. They can be available in so many forms. So there is nothing more to tell. This is the core, this is the cladding. Cladding is the part that helps in internal reflection, and core is the part that carries the information. Now if we talk, Excuse me, sir. Hanji, What is the purpose of buffer? what is the purpose of Buffer. buffer? Buffers are only for what you say is you have to have it by. बफर नहीं रखेगा. बफर आप रखते किस लिए है? एडजस्ट को उसके प्रेशर. देखिए आपकी फाइबर हर वक्त ब्रिटल है. फाइबर बहुत ब्रिटल है. वो ऐसे ही उसके ऊपर झटका लगेगा वो टूट जाएगा. तो आपको उसके ऊपर ग्लास कोट देने के बाद उसको प्रोटेक्टिव कोट देना पड़ेगा. हमारी जो बफर है उसमें दो मीनिंग है. वो बफर एक तो प्रोटेक्टिव कोट है और वो जो है वो क्या है, यूवी एक्रिलेट, यूवी और अल्ट्रावायलेट से भी उसको बचाती है. तो बफर इज अ कोटिंग दैट इज गिवन. अगर ये नहीं डालेंगे तो हमारा फाइबर बहुत जल्दी टूट जाएगा. एक कारण बफर का ये है. दूसरा बफर का कारण है कि अगर लाइट चलते चलते अगर किसी एक वेवगाइड से दूसरे वेवगाइड में मिस हो करके अगर किसी सरफेस पे आ जाए तो अल्ट्रावायलेट जब लाइट के सरफेस जब कोर के सरफेस पे आता है ना तो वहाँ ऑक्सीडेशन क्रिएट करता है. ऑक्सीडेशन क्रिएट करने से क्या हो जाए, इम्प्योरिटीज आ जाएंगी वहां पर और हमारे फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा. इसीलिए बफर को हम बनाते हैं दो कारणों से. एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए और दूसरा यूवी अल्ट्रावायलेट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. ये दो कारण है हम बफर को इस्तेमाल करते हैं. Okay, sir. तो हमारी जो फाइबर होगी वो दो तरह की होगी. सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर या मल्टी मोड. हम फाइबर्स को जनरली दो नामों से याद रखेंगे, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर. अब क्वेश्चन आता है सर ये सिंगल मोड मल्टी मोड क्या है? सिंगल मोड वही है जिसकी न्यूमेरिकल एपर्चर इतनी छोटी होगी कि आप एक ही वेव को उसमें डाल पाएंगे. तो वैसा क्या हो जाएगा, वो सिंगल मोड हो जाएगा. अगर आपकी न्यूमेरिकल एपर्चर अगर बड़ी होगी तो आप एक वक्त पर 3-4 रेज को आप डाल सकेंगे, एज मेनी एज 8 डाल सकेंगे. तो वो क्या हो जाएगी, मल्टी मोड फाइबर हो जाएगी. सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर में डिफरेंस क्या होगा? कोर का डायमीटर देखिए कितना है. सिंगल मोड के केस में कोर का डायमीटर 8 to 10 माइक्रॉन्स रहता है और वही देखिए जब मल्टी मोड हो जाएगा तो उसकी कोर की डायमीटर कितनी हो रही है सर, 50 to 60 माइक्रॉन. तो आप देख रहे हैं ना यह कहाँ 10 पर है और ये कहाँ 60 पर है. तो ऐसे ही 6 वेव्स को एक साथ लेके जा सकता है. दैट इज व्हाई वी टेल इट इज अ मल्टी मोड फाइबर. एनीवे हमारे रेलवे में मल्टी मोड की ज्यादा जरूरत नहीं है. वी ओनली गो फॉर द सिंगल मोड फाइबर्स. वी मोस्ट ऑफ द टाइम गो फॉर सिंगल मोड फाइबर्स ओनली. A little more description is given here. Just see, when it is a single mode, you permit only one way to enter in. And when it is a multi mode, आप क्या देखेंगे, you can put 2, 3 or 4 waves आप डाल सकते हैं कि नहीं एक साथ. Because now this is going to be my aperture. The aperture that is going to open will certainly be bigger. और इसकी जो aperture होगी, wait on, इसकी जो aperture होगी वो क्या हो जाएगी, it will always be smaller. It will always be smaller. Smaller होगा तो only एक वेग के लिए ही आप परमिशन देंगे. That is why we tell it is a single mode fiber. कंस्ट्रक्शन में आपको डिफरेंस दिख रहा है. कोर 8 to 10 माइक्रॉन्स है जिसकी कैपेसिटी क्या है, वन वे को ही एक ही वेवलेंथ को एक ही रे को भीतर ले जाने के लिए है. दैट इज व्हाई इट इज सिंगल मोड. और यहाँ पर आपका जो है कोर डायमीटर बड़ा है, ऑलमोस्ट 60 से माइक्रॉन्स के भीतर का है. तो यू कैन कैरी मोर नंबर ऑफ रेज इनसाइड इट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी मोड. सिंगल मोड में अगर लाइट कैरी होगी, देखिए इट विल बी कैरिड स्ट्रेट. It appears that it is going straight, but it में ये आपको जो ये zigzag होके चलता है. We can show it. But when it is multi-mode, it has to go for a total internal reflection. देखिए ये पूरा reflect होते ही जाएगा. ये everything will happen with this.
So this is what the single mode and the multi mode is. Now if you again see what is the single mode and multi mode, आप अभी न्यूमेरिकल एपर्चर को देखिए, संभाल जरा डायग्राम से देखने की कोशिश कीजिए। तो आपका देखिए सिंगल मोड फाइबर में, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में आपकी न्यूमेरिकल एपर्चर बहुत स्मॉल है। देखिए ये कोर बहुत छोटी है और ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोफाइल है। व्हाट यू टेल दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द प्रोफाइल। ये क्या है? प्रोफाइल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेवगाइड का। स्टेप बोलने का मतलब है, देखिए ये एक स्टेप है, सीढ़ी बन रहा है ना, ये स्टेप है, ये भी स्टेप इंडेक्स है, बट कोर की डायमीटर यहाँ बड़ी है। बट यहाँ पर देखिए यहाँ स्टेप फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ ग्रेजुअली आप बढ़ रहे हैं फिर डाउन जा रहे हैं। ये क्या है? ग्रेडेड है। इट इज नॉट अ स्टेप इंडेक्स, इट इज द ग्रेडेड इंडेक्स। दैट इज व्हाई वी टेल इट इज द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। So in this case, what is happening? You just see. The numerical aperture is large. जब जैसे ही कोर का डायमीटर ज्यादा होगा तो न्यूमेरिकल एपर्चर लार्ज होगा। तो यहाँ पर लॉट ऑफ डिफिकल्टी है, कपलिंग बहुत इजी हो जाएगी, बट न्यूमेरिकल एपर्चर बहुत स्मॉल होने से क्या होगा? कपलिंग बहुत डिफिकल्ट होगी। द कपलिंग इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट सर्टेनली। ये जनरली जो है सिंगल मोड हमारी जो कपलिंग होगी और न्यूमेरिकल एपर्चर के साथ कनेक्ट करेंगे, वी विल बी यूजिंग इट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। दिस इज आवर एप्लीकेशन। हम लॉन्ग डिस्टेंस वेरी हाई बिट रेट्स को हम लेके जा सकते हैं। ये कैसा है? ऐसा फाइबर अगर हम इस्तेमाल करेंगे, दिस विल बी फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस, लोअर डाटा रेट्स। यहाँ पर मोडल डिस्पर्शन भी ज्यादा होगा। मैंने अभी डिस्पर्शन का बारे में जिक्र नहीं किया है, आई विल टॉक ऑफ इट। So this is what you can see. So this all is defined in the refractive index profile of refractive index से ही ये डिफाइन हो जाता है। सिंगल मोड में आप बोल सकते हैं कि फाइबर में वेव डायरेक्टली कैरी हो जाता है। ओके, so this may be very suitable for high bit rates and long distance communication. The cables can be indoor cables. जो केबल्स आपने इंडोर केबल्स हैं, आपने देखा होगा ना, ये येलो कलर की केबल्स होंगी। कभी कभी आपने मल्टी मोड केबल भी देखे होंगे जो ऑरेंज कलर की होती हैं। ये इंडोर केबल्स किस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं आपकी? ये यूसेज सर मॉडल डिस्पर्शन क्या होता है? हाँ, हम आएंगे डिस्पर्शन पे बाद में आएंगे, मॉडल डिस्पर्शन पर बाद में आएंगे। डिस्पर्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी आप उस डिस्पर्शन को जानिए कि डिस्पर्शन एक जो है ये अनडिजायर्ड इवेंट है। ऑप्टिकल फाइबर में डिस्पर्शन एक अनडिजायर्ड इवेंट है, हम आएंगे उसके ऊपर। तो हमारी इंडोर केबल हो सकती है जो हमको इंडोर वायरिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है। जनरली ये येलो या ऑरेंज कलर में आएगी। इनके भीतर बफर जो है आर्मिड यार्न डाल करके बना रहता है। इनको भी हमने बहुत यूज किया है, देखा है, वी हैव ऑफन सीन इट। इंडोर केबल्स में देखिए फाइबर बीच में रहेगा और एक्रॉस इसमें ये सिल्क आर्मिड यार्न रहता है, फिर इसका पीला ये ऊपर का जैकेट रहता है। तो इस टाइप की केबल्स हमने बहुत देखी हुई हैं, वी हैव सीन देम। लूज आउटडोर केबल्स, कभी कभी लूज आउटडोर केबल्स भी यूज होती हैं। लूज आउटडोर केबल्स ही हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आउटडोर केबल्स जो यूज करते हैं हम लोग लूज ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो ट्यूब्स हैं देखेंगे वो जरा लूज ट्यूब होती हैं। अब आप बोलेंगे सर ये लूज ट्यूब क्यों दी हुई है? लूज ट्यूब इसलिए दी हुई है कि ये जो है इसमें पैकिंग बेहतर हो सकती है और इसके ब्रेक होने के चांसेस अच्छे रहते हैं और ये हॉरिजॉन्टली ले करने के लिए बेहतर होती है। तो आउटडोर केबल्स को हमको क्या करेंगे, हम अब इसकी स्ट्रक्चर को हम दिखाएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ जान ले कि आउटडोर केबल्स होंगी, इंडोर केबल्स होंगी। सबमरीन केबल भी हो सकती हैं। सबमरीन केबल्स आप बोलेंगे कैसी होनी चाहिए? साहब सबमरीन केबल भी तो अंडरग्राउंड केबल जैसी ही होनी चाहिए, बट सबमरीन केबल में एक प्रॉब्लम है कि हो सकता है समटाइम व्हाइल द शिप्स आर गोइंग, हो सकता है उसका स्क्रैच पड़ जाए या फिर उसके अफेक्टेड हो जाए, तो हमको जो है आर्मर ज्यादा करना पड़ता है। तो लॉट ऑफ आर्मर इज पुट इन द 5 सबमरीन केबल्स एंड देन वी मैन्युफैक्चर द केबल। तो सबमरीन केबल्स भी आप अवेलेबल होती हैं, ये अंडर सी केबल्स बोलते हैं, ये भी अवेलेबल है। ये बेसिकली इंटरनेट के लिए ये केबल ज़्यादा जिम्मेदार है। ओवरसीज कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं वो सब हमारी
ये सबमरीन केबल से ही होती हैं। इसमें आर्मर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, सो दैट यू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द वेल्स एंड फिशेस, बड़ी मछलियों से बचा सकें, ट्रॉलर से बचा सके, जहाज से बचा सकें, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। बरीड केबल, जो आर्मर्ड बरीड केबल, हम जो रेलवे में जो आर्मर्ड केबल इस्तेमाल करते हैं वो हमारी यही केबल है। दिस इज द आर्मर्ड फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये इस टाइप की केबल होती है। और आर्मर्ड हम इसलिए देते हैं सो दैट दो रोडेंट या चूहे और ये दीमक वगैरह जो है इसको जाके ना खा जाए। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट द अर्लीस्ट इंडियन रेलवे में जो केबल इटारसी और इसके बीच में, नागपुर के बीच में डाली गई थी, दोज वर ईटन बाय द रोडेंट्स, बिकॉज वो केबल क्या थी, वो आर्मर्ड केबल नहीं थी। तो आफ्टर दिस व्हाट यू से इंसिडेंट दैट हैपेंड इन दिस सेक्शन, तो रेलवे ने ये डिसाइड किया कि हम जो भी केबल लेंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्ट बरीड आर्मर्ड केबल लेंगे। जमीन में तो हम डालेंगे, ये अंडरग्राउंड केबल ही होगी, बट वो क्या होनी चाहिए, आर्मर्ड होनी चाहिए। एक कोरोगेटेड स्टील का जैकेट जो है उसके ऊपर डाला जाता है, कोरोगेटेड आर्मर रहता है। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन फाइबर केबल भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जनरली हमारे रेलवे में इस्तेमाल नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूशन फाइबर केबल्स भी आती हैं, ब्रेक फाइबर केबल्स भी आती हैं, कभी कभी ये डाइवर्जन वगैरह स्टेप चेंज करने के लिए किया जाता है। तो लॉट ऑफ केबल्स आर अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि केबल जैसे कॉपर केबल की तरह हमारा फाइबर में भी नहीं, फाइबर में भी ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट वेरी लिमिटेड ऑप्शंस आर यूज्ड इन द रेलवेज। एरियल केबल भी दिखती है आपको, आपके अभी घरों में, ऑफिस में आपके घरों में और व्हाट यू से मोहल्लों में और आपके कॉलोनीज में दिखा होगा। आजकल जो केबल वाले हैं वो सब क्या कर जाते हैं, ओवरहेड लेके जाते हैं। तो ओवरहेड भी फाइबर केबल्स आती हैं, एरियल केबल बोलते हैं, और सेल्फ सपोर्टिंग फाइबर केबल्स बोलते हैं। रिबन फाइबर केबल्स भी आती हैं, कुछ कुछ जगह पर आप रिबन फाइबर केबल्स भी इस्तेमाल करते हैं, बट हमने रेलवे में इसको इस्तेमाल होते नहीं देखा है। अब क्वेश्चन आता है, आप पूछेंगे कि ये फाइबर केबल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे सर, सिंगल मोड हो है, मल्टी मोड है। सिंगल मोड आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे, सिंगल मोड आपने बोला ना उस क्वेश्चन, वो फिगर को देख करके, यू विल यूज इट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, हायर बिट रेट्स एंड लॉन्गर कम्युनिकेशन। और आप मल्टी मोड को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टर डिस्टेंस, और आप जहाँ पर डाटा को कन्वर्ज करते हैं वहाँ पर आप हायर मल्टी मोड फाइबर को इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स जहाँ पर आपको डाटा को एक्सेस करना होगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टी मोड फाइबर इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर आपको कन्वर्ज डाटा लॉन्गर डिस्टेंस से ट्रेवल करनी होगी वहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, सिंगल मोड फाइबर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो सिंगल मोड फाइबर का भी इस्तेमाल आपको पता चल गया, मल्टी मोड फाइबर का भी। मल्टी मोड फाइबर बेसिकली इंडोज और एक्सेस नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि कॉपर केबल है साहब, कॉपर केबल जो है आपने जो है कितना इस्तेमाल किया। कॉपर केबल के ऊपर आपकी कैरियर 10 मेगाहर्ट्ज की थी और कैपेसिटी आपकी 1 मेगाबिट्स थी। कोएक्सियल आप इस्तेमाल करते थे तो कैरियर 100 मेगाहर्ट्ज हो गई, पर आप मैक्सिमम कितना कैरी कर पाए, 140 एमबीपीएस कैरी कर पाए। यूएचएफ लिंक जब आपने 2 गीगाहर्ट्ज की बनाई तब आप मैक्सिमम कितना 2 या 8 एमबीपीएस कैरी कर पाए। माइक्रोवेव लिंक्स जब आपने बनाई 7 गीगाहर्ट्ज आपकी कैरियर थी, तब आप कितना कैरी करके लेके जा सकते थे, यू कुड कैरी ओनली 140 एमबीपीएस। ठीक है, बट नाउ व्हेन यू केम फॉर द ओएफसी at a carrier wavelength जिसे बोलते हैं 1550 or 1310 also, you can go in, the enormous bandwidth is available. You can go up to the bandwidth up to how much, 20 tbps, 20 tbps तक जा सकते हैं। 2.5 gbps में तो हम सिंपल पर्पस में STM16 से ही लेके चले जाएंगे। If we have some other means of communication also, we can go high up to 20 tbps also. This was what the OFC cable, why it was brought in for the railways. These are so many reasons for it. Anyway, OFC की कुछ limitations भी हैं, वो क्या है साहब? Because it is a dielectric medium, there are very much chances ये कभी कहीं ब्रेक हो जाएंगे, या फिर इसको पुट थ्रू करना होगा तो हमको स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। स्प्लाइसिंग इज a skilled job.
स्किल्ड काम करना पड़ेगा, स्किल्ड लेबर के साथ, स्किल्ड पर्सन के साथ होगा. It has lot of precision and the constantly instruments are used. The instruments that are used for optical fiber are all very what you say costly, and they are all precision. And tapping is difficult. It is costly if it is underutilized. OFC की bandwidth बहुत high है, but अगर इसको आप समुचित इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, ये कॉस्टली होगा. इसका अगर एबेंडेंट यूज करेंगे, आप भरपूर इस्तेमाल करेंगे, तब एबेंडेंस में यूज करेंगे, तब आपके पास क्या है, ये ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी. एंड स्पेशल इंटरफेस रिक्वायर्ड फॉर इसकी हमको जरूरत नहीं. ओएफसी के लिए हमने इस्तेमाल कहाँ किया है सर? ओएफसी को लॉन्ग हॉल सर्विसेज, शॉर्ट हॉल सर्विसेज, कंट्रोल कम्युनिकेशन और सिग्नल एप्लीकेशंस और फेल सेफ ट्रांसमिशंस के लिए है. आज हम ओएफसी को हमारे बैकबोन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. हम सब ऑल टाइप ऑफ सर्किट्स आर बीइंग पुट इनटू ओएफसी. देयर इज नो ब्रांच इन द रेलवेज जहां की कम्युनिकेशन को हमने ओएफसी पे नहीं डाला हो. बी इट पीआरएस और एफओआईएस और बी इट टेलीफोन एक्सचेंजेस, बी इट कंट्रोल कम्युनिकेशन और बी इट इवन फेल सेफ आपका सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं वो भी. तो मैं इसके साथ ही अपना क्लास यहाँ खत्म कर रहा हूँ. मेरे 12 बज रहे हैं, आई थिंक 11 बज रहे हैं. तो मैं इसके आगे का लेसन कल शुरू करूंगा. हाँ, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछे सर. कल बताएंगे. हाँ, कल मेरा 2 पीरियड है, कल भी आएंगे. अभी आज की पढ़ाई हुई, आज तो बेसिक पढ़ाई हुई. आज तो हमने रेलवे के एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला. हम तो सिर्फ आज इंट्रोडक्शन ओएफसी की पढ़े हैं. तो इसके बारे में अगर कुछ पूछना है, यू मे प्लीज आस्क, मिनट्स आई कैन स्पेयर. हाँ जी, कुछ पूछना है? अरविंद कुमार, थैंक यू. हाँ बोलिए. संजय बाबू. ठीक है सर. ओके. Shall I end it then? Yes, sir. Time is up. You may end. Discuss 1-2 minutes. No problem. I never infringe with times. Okay, sir. Thank you. 10 मिनट लेट लिया, 5 मिनट में छोड़ दिया. Very good. Very good. Now I will make Vayu Prasad sir as a presenter. Prasad sir. Prasad sir. हाँ संजय, मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आप होस्ट हो? हाँ नहीं, मैं स्टैंड बाई में है. अच्छा, होस्ट कौन है आज? आज होस्ट अभी तक कोई आया ही नहीं. तो बड़ी मस्ट बी देयर ना होस्ट. अच्छा ठीक है, आप मुझे प्रेजेंटर बना दीजिए. अभी तो टी ब्रेक है ना? हाँ. विल स्टार्ट द सेशन एट 11:15. ठीक है? हाँ सर. Everybody, you can take a tea break and come back.